Hello everyone, a warm welcome to all of you on our YouTube channel CSNSR. Myself CA मीनाक्षी अरोड़ा। और जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से हम इस आज की अपनी वीडियो में एक रिलीफ को डिस्कस करेंगे, जो कि है कि जो भी आपका ट्रांजिशनल क्रेडिट था, ब्लॉक क्रेडिट था, जिसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, उसे अब आप 30 जून 2020 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग अभी रिसेंट में 5 मई 2020 को एक जजमेंट आई है, जिस जजमेंट को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो जीएसटी क्रेडिट था वो हम ट्रांस 1 के थ्रू कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे जीएसटी में। तो इस ट्रांस 1 से रिलेटेड जो प्रोविजंस था वो हमारा जीएसटी रूल 117 हमें बताता था। देखते हैं वो क्या कहता है। जीएसटी रूल 117 हमें कहता था कि व्हेन जीएसटी केम, जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तब उससे पहले या तो आप लोग सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे या एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, तो जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था एट दैट टाइम, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे आइदर ट्रांस 1 के थ्रू और ट्रांस 2 के थ्रू। तो इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये जो प्रोविजन था वो सेक्शन 140 में प्रोवाइड किया था, बट कितनी ड्यूरेशन के अंदर हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे ये हमें कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया था, नॉट इवन इन अ बेयर एक्ट। पूरे सीजीएसटी एक्ट में ये कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया। उसी तरह हमारे रूल जो है वो जब सेक्शन 140 के साथ कुछ रूल्स बनाए गए तो उसमें हमें ये मेंशन किया गया। आइए देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं। रूल 117 है जो सेक्शन 140 के साथ बताया गया, जो हमें कहता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के अंडर सेक्शन 140, वो उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रांस 1 के थ्रू विद इन 90 डेज ऑफ द अपॉइंटेड डे। अभी अपॉइंटेड डे क्या था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से 90 दिन के अंदर वो इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 90 दिन अगर हम देखें जुलाई से, तो 90 दिन हमारे लगभग सितंबर तक होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इसे फर्दर 90 डेज जो है वो इंक्रीज किया, कि फर्दर 90 डेज और इंक्रीज किया, यानी कि सितंबर से अगर हम फर्दर 90 डेज कंसिडर करते हैं तो लगभग हमारा ये दिसंबर तक, यानी कि 27 दिसंबर कुछ इसकी डेट थी शायद, तब तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। तो तब लेकिन क्या था कि पोर्टल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, बहुत से हार्डशिप्स थे आपके, जो कि पोर्टल के ऊपर, और आपका क्या कहते हैं फॉर्म भी कुछ हौच पौच था कि आप उसमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं भर पा रहे थे, जिस वजह से कुछ लोगों का जो क्रेडिट था वो कैरी फॉरवर्ड होना रह गया था और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं पोर्टल के ग्रीवियंसेस को पोर्टल की टेक्निकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ग्रीवियंसेस रेज किए गए थे उस टाइम पे, और कुछ रिट्स भी फाइल हुई थी। तो जो ग्रीवियंसेस रेज किए थे उनको भी क्लियर किया गया था, और जो रिट्स फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, तो उन रिट्स को देखते हुए भी उस टाइम पे कोर्ट ने जो भी सिचुएशन को देखते हुए रिलीफ बनते थे वो प्रोवाइड किए थे, वो रिलीफ उनको दिए गए थे। अब उसी तरह की रिलीफ्स को ध्यान में रखते हुए अब रिसेंट में एक जजमेंट आई है जिसे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो हमारा क्या कहता था। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या थी? दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस विपिन सांघी एंड जस्टिस संजीव नरूला जी ने ये जजमेंट दी है। 4 रिट पिटिशंस को कंबाइन करके ये एक जजमेंट बनाया गया है। तो वो क्या रिट पिटिशंस थी? वो चारों रिट पिटिशंस 4 कंपनीज ने ये फाइल की थी, चाहे वो आपकी ब्रांड इक्विटी हो, चाहे वो आपकी माइक्रोमैक्स हो, चाहे वो आपकी डेवलपर ग्रुप हो, चाहे वो आपका रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स हो। इन चारों ने जो था सेम ही तरीके का इन लोगों का इश्यू था कि ये लोग अपना चाहते थे कि हमारा जो क्रेडिट है वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, उसे आप हमें अलाउ कीजिए कि हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो इनमें क्या क्या आपके जो फैक्ट्स थे, मैंने इस अपनी वीडियो में उस जजमेंट से कुछ फैक्ट्स और कंक्लूजन्स निकाल कर दिखाए हैं। अगर आप इस जजमेंट को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो इसे दिल्ली हाई कोर्ट की साइट पर जाकर जजमेंट्स में जाकर पीडीएफ जजमेंट में जाके इनके नाम डालकर, ऑनरेबल जस्टिस के नाम डालकर इस कंप्लीट जजमेंट को निकाल सकते हैं। ये जो जजमेंट है हमारी, ये क्या कहती थी कि जो भी 4 रिट पिटिशंस हैं हमारे, दे आर वांट आइडेंटिकल रिलीफ, ये एक ही तरीके का रिलीफ चाहते थे,
एंड देयरफॉर दे फाइल अ रिट ऑफ अ मैंडेमस। मैंडेमस क्या होती है? मैंडेमस एक तरीके की रिट होती है जो लगाई जाती है अपने राइट को सेफगार्ड करने के लिए, ताकि आपको रिलीफ मिल पाए। इन्होंने ये रिट लगाई और इन्होंने कहा कि जो रूल 117 है वो आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेटिव है। कैसे? कि अगर रूल 117 हमें ये बताता कि आपको इसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रूल 117 हमें टाइम लिमिट मेंशन करता है। टाइम लिमिट वो बार नहीं लगा सकता, रेदर वो टाइम लिमिट आपके बेयर एक्ट में मेंशन हो। जब तक बेयर एक्ट में कुछ मेंशन ना हो तो किसी रूल को फ्रेम कर कर कोई लिमिट नहीं लगाई जा सकती। इसलिए हमारे सबमिट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टाइम लिमिट लगाई गई, जो कि गलत है। और टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग अपना फाइल नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। अगर ट्रांस वन तो हमारा भी बहुत नुकसान हुआ, तो हमें बेनिफिट चाहिए। तो इन चारों ने इस रिट में ये कहा था। और भी जो है इस रिट को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सी चीजों को कंसिडर किया है। अब ये रिट इस टेक्निकल इशू को लेकर आई थी, लेकिन और भी बहुत से टेक्निकल इश्यूज थे जो उस टाइम पे नॉर्मल रिलीफ भी जो थे लोग वो चाह रहे थे। अब आप देख लीजिए GSTR 3 भी है जिसमें अमेंडमेंट की फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली है। 1 में आई थी बट बहुत टाइम बाद आई थी। रिफंड के भी बहुत से इश्यूज थे जो बाद में सर्कुलर्स निकालकर उनको क्लेरिफाई किया गया, हुए ठीक, बट स्टिल बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इसमें जो है हमारे सबमिशन ऑफ पार्टी अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारी सबमिशन ऑफ पार्टीज हमें कहती हैं कि जो जीएसटी सिस्टम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी पार्टीज ने मिलकर एक सबमिशन तैयार किया। वो ये था कि जो जीएसटी सिस्टम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल नया आया था और हम लोग तभी नए नए ऑनलाइन भी आए थे, जिस वजह से वी आर वर्किंग ऑन ट्रायल एंड एरर फेज। और ऑल्सो इवन प्रेजेंटली वी आर वर्किंग ऑन ट्रायल एंड एरर फेज, क्योंकि तब हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि टेक्निकल इश्यूज थे, रिटर्न्स फाइल नहीं हो पाती थी, बहुत से ऐसे फॉर्म्स नए आए थे। इवन अब भी जो रिटर्न का पैटर्न पहले कुछ और था अब कुछ और आया है, तो इस वजह से एक टैक्स पेयर क्यों सफर करे? सिर्फ सिस्टम की इनएफिशिएंसी, सिस्टम की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टैक्स पेयर या पिटिशनर को क्यों सफर करना पड़े? वो अपना जो क्रेडिट है, जो उसका एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो उसका एक वेस्टेड राइट है जो उसे मिलना ही चाहिए। अगर अब हमने अपनी रिटर्न फाइल करी, उसमें हमने टैक्स पहले पे किया हुआ, हमने अपने रिटर्न में सब कुछ शो किया है, हमारा जो है वो प्रॉपर है, तो वो तो हमारा राइट हो गया ना, मिल गया उसको। अगर आपकी प्रॉब्लम की वजह से, आपके सिस्टम के इशू की वजह से हम लोग नहीं ले पाए, तो उसमें अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने आर्टिकल 300A को भी जो है इसमें रेफर किया है। ये कहता है कि आर्टिकल 300A क्या कहता है? आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करता है एक एसएससी के राइट को। ये बोलता है कि आप जो है सिर्फ रूल्स फ्रेम करके कभी भी किसी के जो हक को वो नहीं ले सकते हो, जब तक एक सब्सटैंशियल एक्ट में ये सब बातें ना लिखी हो। फिर इन्होंने और बहुत सारे जो हैं इसमें आप जब जजमेंट देखेंगे तो बहुत सारे इसमें इन्होंने रूल्स फ्रेम क्या कहते हैं, काफी जजमेंट्स के को फॉलो भी किया है, टैक्स केसेस को भी दिखाया है, जिससे उन्होंने इसको और क्लेरिफाई किया था। और इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि रूल 117 जो है वो एक प्रोसीजनल है इन नेचर, वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि कहीं एक्ट में मेंशन ही नहीं है कि भाई इसका कितना टाइम लिमिट है। तो सिर्फ इसकी वजह से आप हमारे राइट से हमें डिप्राइव ऑफ नहीं कर सकते। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तब उस टाइम पे भी जो था टाइम लिमिट को इंक्रीज किया गया था बाय इंसर्टिंग जो है 117 में 1A को इंसर्ट करके इसे हमने किया था। 117(1)(a) क्या कहता है कि जो टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से अगर कॉमन पोर्टल पर टेक्निकल डिफिकल्टीज को बेसिकली इसमें ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। मानिए अगर आप चाहते थे अपना करना कि और नहीं कर पाए आप, तो उसको इसमें कंसिडर नहीं करना हम कर सकते। वो एक अलग इशू है कि आप कर ही नहीं पाए, आपको पता था लेकिन आपने तब भी नहीं किया। हाँ, लेकिन आप बार बार कर रहे थे और टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से पोर्टल ने आपको अलाउ नहीं किया, या फिर ऐसा था कि आपने रिटर्न सबमिट कर दी और वो फाइल नहीं हो पा रही थी, या और बहुत से ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे जिनकी ग्राउंड पर अगर आप अपनी उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए थे, तो दे हैव एक्सटेंडेड द ड्यू डेट टिल 31 मार्च 2020 तक उन्होंने उसे इंक्रीज कर दिया था। इन सभी एनालिसिस कंक्लूजन्स को और पेटिशनर की जो भी
चीजें थी, सबमिशंस को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कंसिडरेशन किया, इन चीजों को ध्यान में रखा और अपना डिसीजन दिया। वो क्या क्या थी कि ड्यू टू लो बैंडविड्थ या फिर अनसक्सेसफुल सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी आप नहीं कर पाए, जीएसटी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, और आईटी ग्रीवियंस कमेटी भी फॉर्म हुई थी। ये कमेटी बहुत ही अच्छी थी, एज सच कुछ नहीं था कि बहुत से इश्यूज थे जो इस कमेटी ने सॉर्ट आउट किए हैं। आज भी बहुत से इश्यूज हैं जो आपके हाई कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी जो है आप अगर अपना ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए थे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया इस पिटिशन को, पिटिशनर्स को, कि वो ये चारों अपना जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टिल जो था आपका 30 जून 2020 तक। इन सारे चीजों को कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये लिखा कि जो रूल 117 है वो प्रोसीजनल और डायरेक्टरी है, वो आपके राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्रेडिट लेना, इनपुट क्रेडिट लेना एक टैक्स पेयर का सब्सटेंसिव राइट है। अगर वो प्रॉपर है तो वो उसे अवेल कर सकता है। कोई भी रूल आपकी टाइम लिमिट को नहीं सेट नहीं कर सकता जब तक वो बेयर एक्ट में मेंशन ना हो, और इसलिए इसकी टाइम लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उन्होंने इसे अलाउ किया कि विद इन 3 इयर्स फ्रॉम अपॉइंटेड डेट जो है, यानी कि टिल 30 जून 2020 तक आप इसको ले सकते हैं इस क्रेडिट को। और आप जो है इन्होंने फिर सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस को भी यहाँ पे रेफर किया है। दे सेड कि जो प्रोसीजनल लॉज होते हैं वो आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो आपके जस्टिस को, आपके अधिकार को दिलाने के लिए होते हैं, आपके जो हैं रोकते नहीं हैं आपके हक को, किसी भी चीज को। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन चारों पिटिशनर्स को ये जो था क्रेडिट इनका अलाउ किया। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या कहा, एट द एंड लास्ट में कहा गया कि जो दूसरे टैक्स पेयर्स भी हैं, अदर टैक्स पेयर्स जो हैं, उनको भी अगर ये सिमिलर इश्यूज हैं, ये अगर वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से अपना बेनिफिट नहीं ले पाए थे, क्रेडिट को ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, तो वो इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं और इस अपने ट्रांसफर के जो पुराना क्रेडिट था उसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए अब आने वाले टाइम में ये होगा कि इस जजमेंट को डिपार्टमेंट कंटेस्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, बट इन द मीनवाइल आप इसे ले सकते हैं। हाँ, यूटिलाइज मत कीजिए, हो सकता है फर्दर जजमेंट आए, लेकिन ये तो एक लॉजिकल इशू है, तो ये जजमेंट जो है ऑब्वियसली रिवर्सल के लिए तो नहीं आएगा, ये टैक्स पेयर के बेनिफिट में ही ये लोग देंगे। तो मोटा मोटा इसका जो क्रक्स है मीनवाइल यही निकलता है कि अगर आप नहीं ले पाए थे टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से अपने ट्रांसफर के क्रेडिट को, तो उसे अब आप 30 जून 2020 तक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।